आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। और मैं इस कड़ी में अनुरोध करती हूं, जिन्होंने हमेशा आपके दुख सुख की चिंता की है, जो आज भी आपके लिए हर समय तत्पर रहते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के खजाने को बहुत संभाल कर एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया था, ऐसे हमारे पूर्व में वित्त मंत्री रहे आज की रैली के संयोजक भी कैप्टन अभिमन्यु जी की भी आए और आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पूरी जनसभा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। ये बीच में कुछ नारे नहीं ला रहे भाई, बीच में थोड़े जोर से लाओ। भारत माता की, भारत माता की। मेरे हरियाणा प्रदेश के इस हिसार लोकसभा के नारनौंद की पावन धरा पर आज हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे बहुत ही अजीज साथी, हमने संगठन में और सरकार में मिलकर के बहुत काम किया है और बहुत खुशी इस बात की है कि आज वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के हमारे नारनौंद में पधारे हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमान रणबीर गंगवा जी, आदरणीय श्रीमान विनोद भ्याना जी, हमारे जिला के अध्यक्षा बहन आशा खेदड़ जी, जनरल डीपी वत्स साहब और सभी हमारे मंच पर उपस्थित, समय को बचाने के लिए नाम लेने से बचता हुआ मेरे बहुत ही वरिष्ठ और सभी ज्येष्ठ पार्टी के मंचस्थ नेतृत्व, सम्मानित सभा में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार और कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की सरदारी की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का, मेहमानों का तहे दिल से उनका आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का महापर्व है। 140 करोड़ लोगों का भविष्य का ये चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। समस्त विश्व भारत की तरफ इस चुनाव के परिणाम की ओर देख रहा है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग आज भारत में इस चुनाव के परिणाम को देखने के लिए आए हैं। वो इस लोकतंत्र के त्योहार को देख करके ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान के लोग ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हैं, या ये भारत के लोग फिर कोई न कोई ऐतिहासिक भूल करके और फिर भारत को गुलामी के रास्ते की तरफ बढ़ाना चाहते हैं क्या? मैं 1 महीने के लिए असम के जिम्मेदारी पर पार्टी ने मुझे भेजा था। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाने का दूर दूर के इलाके के अंदर मौका मिला था। बर्मा के बॉर्डर तक, बांग्लादेश के बॉर्डर तक, वहां चाइना भी नजदीक बॉर्डर लगता था, वहां तक जाने का मौका मिला। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में 14 के 14 में जबरदस्त वातावरण था और कम से कम 12 सीटें असम से जीत करके आने वाले हैं, जो पहले 9 थी साथियों। लेकिन वहां लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर तो एक तरफा है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहता है, अब की बार 400 पार करना चाहता है। वो कहते थे कि पूरे देश में भी संदेश दे दीजिए कि पूर्वोत्तर का प्रत्येक व्यक्ति वह मोदी जी के साथ है। उनका संदेश भी आपके बीच में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। साथियों, यह चुनाव केवल एक लोकसभा का नहीं, केवल एक प्रदेश का नहीं है। यह चुनाव एक जिले का और एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह देश के भविष्य का चुनाव है। एक गांव की पंचायत का चुनाव नहीं है, यह देश की पंचायत का चुनाव है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, देश की संसद के अंदर जो बहुमत की गिनती होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की मां का बेटा
एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के चाय बीच करके जीवन की शुरुआत करने वाला दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता, वह देश की जनता का मत वह प्राप्त करने के लिए संसद में खड़े होंगे। और दूसरी तरफ तथाकथित परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ तथाकथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का जब संसद में नंबर आए और हाथ खड़ा करवाया जाए तो मेरा हिसार लोकसभा का हाथ क्या देश के विरुद्ध खड़ा होगा या देश के पक्ष में मोदी जी के साथ खड़ा होगा? साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का हाथ वह मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आज लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। और परिवर्तन किस बात के लिए किया? उन्होंने परिवर्तन किया कि जब शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल करके माता और बहनों के अधिकारों को छीनने का, संविधान में बदलाव करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आजादी के बाद आज तक संविधान का दुरुपयोग करते हुए 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया। वो ताकत बीजेपी के पास भी आई, वो ताकत मोदी जी के पास भी आई। उस बीजेपी की सरकार चाहे वाजपेयी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, पूरा बहुमत होने के बाद भी जहां कांग्रेस ने 90 सरकारों को बर्खास्त किया था, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। बताओ, संविधान की लाज किसने रखी? मोदी जी ने रखी कि कांग्रेस पार्टी ने रखी? साथियों, ये कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने की बात करती है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करती है। इस देश के इतिहास में काला अध्याय 1975 के जून के महीने में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सारे इंसानी हकूकों को समाप्त करते हुए इमरजेंसी लगाने का काम किया, आपातकाल लगाने का काम किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के समूचे विपक्ष को बिना कारण नजरबंद करके जेलों में ठूसने का काम किया। कई लाख लोगों को 19 महीने की जेल देने का काम बिना कारण के वह कांग्रेस पार्टी ने किया था। तब लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी। देश के अखबारों को खबर छापने से रोक दिया गया। रात को अखबारों के संपादकों को, पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। छपी हुई खबरों पर काली स्याही लगा करके और अखबार घरों में आया करते थे। तब देश के लोकतंत्र की परवाह कांग्रेस पार्टी को नहीं हुई। और अगर आज कोई भ्रष्टाचार करता है, झारखंड का मुख्यमंत्री के कारिंदे के घर में 350 करोड़ रुपया नकद मिलता है, साथियों उस बात का जवाब नहीं देते। 350 करोड़ रुपए को देख ले, गस खा कर पड़ जा और किस देख करके को बर्दाश्त कर जा, उसकी गंध से वो मर जा। 350 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से लूट करके लाए, कहां से लोगों का हक मार करके लाए, उस बात का जवाब नहीं देते। जब सरकार कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, हैरानी की बात है, बंगाल के अंदर ममता के एक मंत्री के घर में 3 दिन तक छत फाड़ फाड़ के नोटों की बारिश हो रही थी। जो कुछ लोग तो चेकिंग कर रहे थे, नोटों के बोझ में गिर करके कुछ तो चोट लगी, उनको बेहोश हो गए। उनकी बारिशें, छतें टूट टूट करके नोटों की बारिश, 334 करोड़ रुपया उनके शिक्षा मंत्री के वहां मिला। ममता दीदी उसका तो जवाब देती नहीं, कहती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में।
संदेश खाली में बंगाल में बहनों की अस्मत को, इज्जत को लूटने का सरेआम एक गुंडा करता रहा। सैकड़ों महिलाएं सड़कों के ऊपर अपनी इज्जत की दुहाई दे करके अपनी सुरक्षा की मांग करती हुई दिखाई दी, लेकिन तब ममता दीदी को लोकतंत्र और संविधान ध्यान में नहीं आया। ये सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं, ये केवल मोदी जी का खिलाफत करना चाहते हैं, देश की खिलाफत करना चाहते हैं, देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अगर इनका लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, अगर इनका लोकशाही में कोई भरोसा होता, अगर इनकी जनतंत्र में कोई श्रद्धा होती, तो इस देश के अंदर परिवारवाद कभी नहीं पनपता। इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, 140 करोड़ लोगों की राजनीति करने वाली पार्टी, अगर एक परिवार के कब्जे में है तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या वो जमहूरियत है? ये केवल अपने परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, जो पुर्जे खराब भी हैं, जो खोटे सिक्के हैं, जो परिवारों के नकली नोट हैं, ये उनको चलाना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, मेरे हिंदुस्तान की क्षमता और प्रतिभा को ये समाप्त करते हुए अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी। हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जजपा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं आया, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। और हरियाणा में बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा में बेवकूफ बनाते चाले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? वो बताओ, मैंने कुछ का हक हो तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का, और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से, अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। नु कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब की बार तो सोनीपत से भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब भाई किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नुके सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो के है, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है। ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग, ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे? मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, उनके कल्याण का काम ये कैसे करेंगे? ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए। इनके तो हाथा में खुजली हो रही है, बोला कहने कुकरे कुकर बात बन जा। ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे न कुकर मौका लग जाए, हरियाणा को लूटने का काम करें। 2019 का जो चुनाव का परिणाम था, बाबू बेटा समेत और जितने दूसरी पार्टी वाले थे, इन सब का बोरिया बिस्तर बंद कर दिया था। साथियों, इस बार भी हरियाणा प्रदेश की 10 कमल के फूल खिला करके, फिर मोदी जी की झोली में डाल करके, और फिर चंडीगढ़ के अंदर नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिला दो कि भाई दिल्ली की तो काम करे दिया और चंडीगढ़ तक की तैयारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे किसी तौर। चंडीगढ़ की तैयारी पिछली बार भी खूब थी। हमारे नारनौंद के साथियों ने पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन हमारा 2019 की लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में हमारा इस आसपास के इलाके में थोड़ा सा एक चक्कर सी घूम गया।
थोड़ा सा लोग आके जसू तू हंसे है, थोड़ा बहुत घूम गया और फिर हमारा बकानिया घड़े आ गए, थोड़ा उनका जो है वो क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा एक में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन वो खोपर आया और खोपर के और के में बराती कराती आ गए और हमारे नानोंद में तो 24 घुमा कर चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? ये वो चाबी घुमानी है। वो कौन सा गाना होया करता, बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा, वो चाबी घुमानिया भी और सारे वोट लेनी है भी, वो कमरा हो लिया बंद और ये चाबी गई घूमे। और ये तो जो कुछ है नायब सिंह जी के नेतृत्व में जोर तक है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब सब मिलकर के ये हरियाणा प्रदेश का आज तक का इतिहास है, जिसकी सरकार दिल्ली में बनती है। ये मई का महीना है, जून में परिणाम आ जाएगा और जून में मोदी जी शपथ लेंगे, 400 पार के बहुमत के साथ शपथ लेंगे। और हरियाणा का इतिहास है, आज तक कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ, जिसकी सरकार दिल्ली में है उसे की सरकार चंडीगढ़ में बैठा करती है। मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो। ये आपको भरोसा देते हुए साथियों, मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना, उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो, उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं और उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो तो निरा के है मेरे मुंह तो ना कहो, के है और जयप्रकाश का जेपी का क्या आंक रहे हैं? मन में बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई माओगे, अब फिर वो सुए लाओगे, फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना, 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना। 4 जून को परिणाम आएगा, ये वापिस ओढ़े जाओगा। दड़त आया है, कड़त आया है। मैं हिसार लोकसभा के गामा की लिस्ट देखूं था, मैं नाम नुम तो कोई सा गांव का हो तो मैं देख ला। बकांधन हो गए कई साल अक्षय रमेश जी, बेरा कौन सा काम का है? मन तो कौन ध्यान भाई, सारी बात समझ लो, सारे समझदार आदमी हो। बस नायब सिंह सैनी जी हमारा सौभाग्य है, हमने इनको 25 सालों से संगठन में काम करते हुए देखे। बहुत ही ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी और बहुत धोखा देनी आदमी नहीं है, साथ देनी आदमी है और गरीब के हमदर्द आदमी है, सामाजिक आदमी है। इनके मन में पेट पाप नहीं है। आप सभी आप इनको साथ दो, इनकी मदद करो। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं, अगर आप इस बात का समर्थन करते हो तो हम कहते हैं भाई एड़ी चोटी का जोर लगा कर आपका साथ देंगे। आप जितना डालोगे हम सवाया करके आपको देने का वापिस काम करेंगे। नायब सिंह जी, तो एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके नायब सिंह जी का समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी का जोरदार उद्बोधन और उसमें आप सबका सहयोग, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूं। और इस बात से एक बात तो तय हो गई कि हिसार लोकसभा हरियाणा प्रदेश की पहली लोकसभा होगी जो हम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं और उसमें नारनौंद का सबसे अधिक योगदान रहने वाला है। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी से, जो प्रधानमंत्री जी का प्रतिरूप बनकर कमल का फूल लेकर हमारे बीच आए हैं, वो आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ आप सबके समक्ष आकर वोटों की अपील करें। चौधरी रणजीत सिंह जी। आज के मंच पे हमारे बहुत आदरणीय, लोकप्रिय, एक बहुत गरीब घर से उठा के जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, श्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे आज के सभा के आयोजक कैप्टन अभिमन्यु जी,
मेरे साथी बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हांसी से श्री विनोद ब्याना जी, हाईली डेकोरेटेड गैलेंटेड हमारे आर्मी में जनरल, सब पॉलिटिकल आदमियों से भी मैंने ऊंचा कहूँ तो कोई गुस्ताखी नहीं, जनरल डीपी वत्स साहब, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, बहन डॉक्टर आशा खेदड़, श्री अमलपाल राणा जी हमारे प्रभारी, श्री जवाहर सैनी जी, श्री रवि सैनी जी, श्री धर्मवीर रतेरिया जी, ईश्वर मालवाल जी, सोनू सियाग जी, श्री नरेश जांगड़ा, श्री अजय सिंधु जी, सतपाल शर्मा जी, श्री जयवीर माजरा जी, अशोक सैनी जी और श्री आशीष जोशी जी, महावीर शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी और सामने बैठे नारनौल दल के की उपस्थित हाजिरी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान दोस्त, हमारी माताएं बहनें व बच्चे। आज नारनौल की सभा में कैप्टन अभिमन्यु ने बोल के जो आज के नारनौल दल के में जो ऊर्जा दी है, जो हौसला दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले स्पीकर ने अलग अलग बातों में बहुत चर्चा करा। देखिए, आज के दिन ये चुनाव मेरा और कोई कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं है। आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये चुनाव देश की सुरक्षा, देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। मैं दो बातों से आपसे अपनी बात कहूँगा कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन में एक वार हो रहा है, गाजा में दूसरी जगह नरसंहार हो रहा है, वहाँ लोग खेती नहीं देख रहे, वहाँ लोग दुकान नहीं देख रहे, लोग व्यापार नहीं देख रहे, वहाँ लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। ऐसे हालात में चाइना एक तरफ ताइवान पे हमला कर रहा है, एक तरफ साउथ कोरिया की तरफ उनके जहाज जाते हैं, फिर समुद्र में 20-20 जहाज श्रीलंका तक जाते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुनिया के जो हालात हैं ऐसे हालात बन जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे? क्या इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे और किसी दुनिया के कहने से पुतिन नहीं रुक रहे थे। यूएनओ ने भी कह लिया तो भी उस प्रस्ताव को नहीं माना। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन सुनो, मेरे 20,000 बच्चे वहाँ पढ़ने जो गए रह गए, मुझे एक सेफ जोन चाहिए जहाँ तिरंगा लगा होगा, मैं उन्हें वापस लाना चाह रहा हूँ। और 3 दिन युद्ध विराम बंद हुआ और उसमें हमारे बच्चे वापस हवाई जहाज गए, उस सेफ जोन से वापस आए जहाँ मिसाइल और हमले बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने देश गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो हमें जो देख के करना है वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। मैं 5वीं कैबिनेट में हूँ, 5 बार मंत्री रह लिया, कई बार विधानसभा में रह लिया, 1987 से मेंबर हूँ, मंत्री बन गया था, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। इस बात का सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बने और उसके लिए वोट मांगने की बात है। हर कोई दिन रात इस बात पे लगा है। हमारे देश का बाहर क्या रुतबा है वो मैं बताता हूँ। मोदी साहब के आने के बाद एक बार हमारे विदेश मंत्री गए थे बाहर और उन्हें जब अमेरिका में उतरे तो एक चेक पॉइंट होता है, जाने से पहले बड़े आदमी हो तो ग्रीन चैनल से लेके जाते हैं, वहाँ उनकी तलाशी ली गई, कपड़े उतरवाए गए। हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ा शोर मचा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाके लैंड करते हैं वहाँ उनके लिए गाड़ी लगती है और वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बुके लेके खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान, तब के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में फ़र्क है। हमारे अमेरिका में एक बार गए तो एनआरआई ने हमारे प्रधानमंत्री को बुला लिया था कि मोदी साहब का हम स्वागत करते हैं। जब भी जाते हैं, बहुत बार मोदी साहब जिस देश में भी जाते हैं स्वागत होता है। शिकागो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, 60,000 एनआरआई जो हिंदुस्तानी है वहाँ थे। ट्रंप साहब को भी बुला लिया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पिछले ट्रंप की बात है। जब मंच पे चढ़े तो भाई कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रपति मंच पे होगा तो जैसे हमारे एसपीजी का कवर होता है, वहाँ मैरिन्स का कवर होता है, यूएसए मैरिन्स, वो भी विड्रॉ हो जाती है। और जब मोदी साहब ट्रंप साथ स्टेज पे चढ़े थे, ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि भीड़ मोदी मोदी करने लगे तो ट्रंप भी मोदी मोदी करें। ये हमारे नरेंद्र मोदी का दुनिया में आज धमाका है।
एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं कि जो जीतने के बाद, पिछली बार का याद करो, नरेंद्र मोदी जब जीते प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठे थे, उससे शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ताकत और मुझे ब्लेसिंग दो, जिन लोगों ने बनाया मैं उनका कल्याण कर सकूं, भला कर सकूं। और एक राहुल गांधी है, बनने के बाद कोलंबिया जाएंगे। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया कौन है। इस वक्त कोई MP का रोड का सवाल नहीं है, बहुत ये सब पद देख लिए। आज के वक्त अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा मेरे से पहले कैप्टन साहब ने, ये कांग्रेस का इतिहास ख़त्म हो गया। मैं 1977 से बता रहा हूँ, 1970 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने ये वो गिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल 47 साल में वेस्ट बंगाल, UP, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की 47 साल में कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, खत्म हो गई। जहाँ 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही हैं जो पिछली बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में, जितनी सर्विसेज कच्ची पक्की पेंशन का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्ची से होता है फिर पक्के से मार्क दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है। सारी नौकरी रोहतक में, सारा पैसा रोहतक में, सारे फ्लाईओवर रोहतक में। और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स, रोहतक के खिलाफ आपका हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव सब खड़े हो गए थे। हुड्डा साहब केवल रोहतक के बाहर कुछ नहीं देखना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर हरियाणा प्रदेश का हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, आज इस वक्त जो नीति आयोग का कहना है, इस वक्त जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बड़ी स्टेटों में, उसमें हरियाणा नंबर 2 है। और अगर सैनी साहब का नेतृत्व हमें ऐसे ही मिलता रहा और गुप्ता जी जैसी ऐसी बढ़िया टीम साथ रही तो हम शायद हरियाणा देश में भी 1 नंबर स्टेट पे हो जाए। ये हरियाणा बनने जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा, एज कैंडिडेट देखें तो मैं मेरे लिए कुछ कहूँ ये बढ़िया बात नहीं। लोग कहते हैं आदमी ठीक ठाक है, और भाई जो जयप्रकाश है, आप तो कहने में कुछ संकोच कर गए, जो देवीलाल के जीवन में सबसे ऊंचाई के वक्त पे थे, जब प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो एक ही बात से नुकसान हुआ था। जिस दिन महम बाई इलेक्शन हुआ, वो महम बाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड ने बूथ कैप्चर करे थे और चांदी वैसी में गोलियां चली थी। उस दिन से चो देवीलाल को भी इस्तीफा देना पड़ा, और उस दिन ये उसका सरगना जयप्रकाश था। ये सारी भीड़ बैठ के मैं सामने कह रहा हूँ, ये था। और अगर ऐसे आदमी राजनीति में आए तो फिर हमारी UP बिहार जैसी राजनीति हो जाएगी। तो सोच के करना, कोई ऐसे आदमी का धर्म नहीं होता, कोई किसी से लिहाज नहीं होती, कोई किसी से नहीं। जो ये कह रहे थे झूठी थापी लगाने वाला आदमी है, इसका कोई काम नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, हमारा इलेक्शन, एक ब्राह्मण सभा का एक आयोजन हुआ परशुराम जयंती पे, 1000 से ज़्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया मौके पे, और प्रदेश अध्यक्ष, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी, सब ने मिलकर फैसला करा कि आज से पूरा ब्राह्मण समाज हम परशुराम जयंती पे फैसला कराएं, 1-1 वोट मोदी साहब को पड़ेगा। पूरा सैनी समाज, पूरा गुर्जर समाज, मतलब 36 बरादरी। मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा, जो थोड़ी कांग्रेस से लिहाज करे बैठे हैं, उनसे आपसे एक बात मैं कहूँ, मेरी बात सुन के आप सोच लेना। कभी चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ अगर मेरी बात गलत हो। कभी देवीलाल को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। और अब मैं इस इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, और जिस कांग्रेस को छोड़ के मैं बाहर आया, मुझे बीजेपी, जब मैं टिकट नहीं दी बाहर आया, लोगों ने मुझे बनाया, सबकी जमानतें जब 25,000 से मनोहर लाल जी ने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया। 5 की कैबिनेट बनी तो नायब सिंह जी सैनी ने मंत्री बनाया। और भाई लोकसभा का टिकट मुझे देखे तो हमें इज्जत कौन सी पार्टी दे रही है? जिस कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, उस कांग्रेस को मैं नहीं समझ रहा कि आप क्यों जब फिर डालें, उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहता है कि हर आदमी को या तो राजा के पास जाके बसना चाहिए या नदी के किनारे बसना चाहिए, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना। जब 36 बरादरी आज मोदी साहब के साथ खड़ी हो गई तो तुम वो एक्ट वापस हो गया, आंदोलन वापस हो गया, सारे कानून वापस हो गए, अब सब मामला ख़त्म हो गया। तो बगैर लोगों को बहकावे में नहीं आके मैं आप सबसे ये कहूँगा, आपका मैं दोस्त हूँ, मित्र हूँ,
हमारे लिए और हमारे आगे हमारी औलाद के लिए इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं, इससे बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। हम एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर उनका साथ दें। हम जब पानीपत की लड़ाइयाँ लड़े, हम हिंदुस्तान और चीन की बॉर्डर पे हम देश के लिए लड़े, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें सबसे आगे होकर उनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए। हमें देश के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगा कि 25 तारीख को वोट पड़ेगा। उस दिन हर आदमी ये प्रतिज्ञा कर ले कि घर के 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। कई बार हार जीत 20, 30, 40, 50 हज़ार की होती है। अगर हम वोट 100% पोल कर देंगे, 70% पोल करते हैं तो 18 लाख में हमारे 10,500 पोल होंगे। अगर हम 90% कर जाते हैं तो 4 लाख वोट और बढ़ जाता है। तो मैं सबसे कहूँगा, जो परिवार कोई भी घर में, वो हर परिवार के जितने वोट हैं एक एक वोट पोल करें और नरेंद्र मोदी जी को हिसार के हम कमल का फूल ले जाके उन्हें भेंट करें। ये हमारी किस्मत है कि हिसार से 2 MP बन रहे हैं, एक मैं बनूंगा और एक नवीन जिंदल बनेगा। और भाई आपसे एक कह के जा रहा हूँ कि रणजीत सिंह, हर सोमवार को मैं हिसार मिलूंगा। पहले मैं हर 5 तारीख को महीने में मिलता था। नानोद बड़े जानते हैं, मेरे पास बहुत आदमी जाते हैं, मैं करता था, हज़ार आदमी सबके सामने काम करता था पिछले 16 साल से। एक दिन भी अचूक नहीं हुआ। और आपसे वायदा करके जाता हूँ, हर सोमवार को मैं हिसार आपसे मिलूंगा। कोई भी आए, किसी बरादरी का आए, किसी भाईचारे का आए, किसी पार्टी का आए, हर एक के काम करूंगा। ये कह के मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब लास्ट कहूंगा, दोनों हाथ खड़े करके हम मोदी परिवार और एक एक वोट डालेंगे, 100% पोल करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके कहें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी रंजीत सिंह जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही और आप सबके सामने वोट की अपील की और आप सब ने भी दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब हमारे बीच, मैं हमेशा कहती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि का जो प्रतिरूप है, सरल मृदुभाषी हैं और हरियाणा प्रदेश के जन जन के हृदय में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नारनौंद की इस जनसभा में ऐसा जोश का संचार आप कर जाएं कि जब लोकसभा का चुनाव यहाँ घोषित हो तो हिसार की लोकसभा है वो सबसे नंबर 1 पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय नायब सैनी जी, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता के, भारत माता के। भाई नारनौंद की आवाज नहीं है ये। नारनौंद की आवाज बुलंद आवाज है और ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए। नारनौंद की सरदारी एकजुट बैठी है और 25 मई को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके मोदी जी के पास जाएगा। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे इस हिसार लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा सरकार, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, आप सबके दिलों की धड़कन कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद विहाना जी, पूर्व सांसद
जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार नरेश जांगड़ा जी, धर्मवीर रातेरिया जी, महावीर शर्मा जी, अजय सिंधु जी, ओपी मालिया जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और नारनौंद की इस अनाज मंडी में उपस्थित नारनौंद के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आज जो सम्मान ये नारनौंद की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखा है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान नारनौंद की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आप लोगों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं आप लोगों को। यहां पर हर बार आने का मुझे मौका मिला है, परंतु आज मैं नारनौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए भाइयों निवेदन करने के लिए आया हूं। आज 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह छोटा चुनाव नहीं है, यह गांव का चुनाव भी नहीं है, यह जिले ब्लॉक का चुनाव भी नहीं है। यह चुनाव ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है भाइयों। निर्णय 25 मई को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का, भाइयों, एक विकास की गति करने का कार्य किया है। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जा करके उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग, हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो
व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के सह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम, बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक, भाइयों वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को वोट दें। कैसे कांग्रेस को वोट दें, इस बात के ऊपर भी विचार हम सब ने करना है। भाइयों कैसे कांग्रेस को वोट दें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदू प्रताड़ित था, और यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए कि ऐसे प्रताड़ित हिंदुओं को सम्मान रूप से भारत के अंदर स्थान दिया जाएगा। और ये गठबंधन गठबंधन के लोग किस प्रकार से उसका विरोध किया, 6 महीने तक उन्होंने रोड को बंद करके रखा। भाइयों कैसे इन गठबंधन गठबंधन के लोगों को वोट दें, इसके ऊपर विचार करना है। भाइयों कैसे वोट दें, हमारा नौजवान बेटा, हमारा नौजवान भाई, भाइयों जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर इनके समय में पत्थरबाजी होती थी। कैसे इनको वोट दें, परंतु नरेंद्र मोदी के समय के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई दी है, ना पत्थरबाज दिखाई दिए हैं। भाइयों ये ऐसी मजबूत सरकार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों आज मिली है। भाइयों कैसे इन लोगों को वोट दें, अगर इनकी सरकार आती है, एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन के अंदर मिलता है। भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कांग्रेस गठबंधन गठबंधन के लोग हैं। कैसे इन लोगों को वोट दें, ये हम सब जानते हैं। भाइयों अगर दूसरी तरफ हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों ये काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन गठबंधन के कार्यों की सूची है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आजकल उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया है। और ये कांग्रेस का युवराज ये जनसभा में खड़े होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दे, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों ये किस प्रकार का झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ा करके उनका वोट लेने का काम ये लोग करते हैं, परंतु उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसकी दादी ने भाई 1970 के दशक में कहा था कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक देश के लोगों का वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष के बाद उसके पिता ने, राहुल गांधी के पिता ने भाइयों दिल्ली में बैठ करके कहा मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और नारनौंद में 15 पैसा लगता है। 85 पैसे कौन खा जाता था, किसके वेलफेयर पे खर्च होना था, कौन सी सुविधाओं के ऊपर खर्च होना था, इसकी चिंता नहीं की, परंतु लोगों को उनके हालात के ऊपर ही छोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाइयों ये युवराज बोलता है मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उसको सम्मान देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में किया है। आज चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाए तो सम्मान पूर्वक अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों ये कांग्रेस के लोग 2014 से पहले आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, हमारी माताएं बहनें
पीने का पानी 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके लाती थी, परंतु चिंता इन्होंने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज हमारी माता बहन भाइयों सर के ऊपर मटका ला करके दिखाई नहीं देती है। ये काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने 4 करोड़ माताओं बहनों को भाइयों आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। वो भी बताएं कि उन्होंने 60 वर्षों में कितने मकान बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय में एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी। हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। लगातार ये सरकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, चाहे 50 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान देने का काम, बैंक में जाने का अधिकार अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग, मैं अभी एक दिन यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था। ये मेरे वहीं से कुरुक्षेत्र का स्थल से आया है। वहाँ पर लोगों ने इसको एक बार विधायक बनाया और जब देखा कि भाई ये तो बात ज़्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट भर देता है, और उसको वहाँ से नकार दिया। और जब वहाँ से नकारा तो ये आपके पास आ गया। निर्णय आप लोगों ने करना है कि ऐसे व्यक्ति को भाइयों हमने रखना है या इसको भी भाइयों राहुल गांधी के पास भेजना है। इस बात का आप लोगों ने फैसला करना है। भाइयों, जो कांग्रेस का युवराज है, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और जब 2019 का चुनाव आया कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और अब ये 2024 का चुनाव है, कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जब 2029 का चुनाव आएगा कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी। ये देश उनको साफ करने वाला है। भाइयों, ऐसे लोग, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। अब देश की जनता लगी हुई है कि कांग्रेस को 2029 तक बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। आज ये विपक्ष के भी नेता नहीं है। विपक्ष के नेता बनने के लिए भी इनको घमंडिया गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। भाइयों, हम लोगों ने देखना भी है, ये जो लोग घमंडिया गठबंधन के इकट्ठे हुए हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। भाइयों, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली पानी पी पी करके गाली देता था और ये बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, उसने टीवी के ऊपर आकर के बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए तो भाइयों ये जेल में चली जाएगी। और वही व्यक्ति जो गाली कांग्रेस को देता था, जो कांग्रेस इनको गाली देती थी, अब दोनों गले मिल गए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि ये देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, ये गले इसलिए मिले हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भाइयों परिवार को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है, ये लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, इसके अंदर अंतर है, इसका निर्णय यहाँ की सरदारी करेगी। मैं आज आप लोगों से यही अपील करता हूं, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आप दिल्ली के अंदर भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पीछे भी कहा था, भाइयों ये सीएम हाउस ये आप लोगों का है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैंने ये कहा भी है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जो भी अधिकारी अगर जो गलत करेगा भाइयों चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालात इन लोगों की कर देंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा परेशान ना हो, इसके लिए ये मजबूती से ये सरकार काम करेगी ताकि लोगों को जो भी दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतें सॉल्व करने का काम
अधिकारी का है और मौके के ऊपर बैठ करके ही करेगा। हमने इस बात को सुनिश्चित करना है। परंतु भाइयों, ऐसे लोगों की बात में मत आइए जो लोग ये बात बोलते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था और ये कह रहा था कि हमारी सरकार में पर्ची चलती थी। जब वो पत्रकार इसको पूछ रहा था भी खर्ची भी चलती थी, इसका जयप्रकाश का मुंह भाइयों उतर गया था और फिर बचते हुए कहने लगा कि नहीं, खर्ची नहीं चलती थी। अरे जयप्रकाश, मैं बताना चाहता हूँ आपकी सरकार के हालात, आपकी सरकार में पर्ची भी चलती थी और जो प्रदेश का युवा बोल रहा है, प्रदेश के युवाओं के माँ बाप बोल रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी। ये कांग्रेस के हालात के अंदर भाइयों, शासन के अंदर था। और भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं कि इनकी सरकार के अंदर जिसकी टैची में ज्यादा वजन होता था वो बच्चा नौकरी लग जाता था, गरीब माँ बाप का बेटा देखता रहता था, वो नौकरी नहीं लगता था। परंतु अब ये सिस्टम बना है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी बोलता है, युवा का माँ बाप भी बोलता है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहे हैं। भाइयों, ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों को दिया है। आइए, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम सब मिल करके एक एक वोट भाइयों कमल का बटन दबा करके सबसे बड़े मैंडेट के साथ भाइयों चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को यहाँ से जिता करके भेजिए। भाइयों, आपका बटन यहाँ दबेगा और उसकी ताकत मोदी जी के पास जाएगी और जब मोदी जी के पास ताकत जाएगी, ये देश, ये दुनिया का भाइयों नंबर 1 का देश बनेगा। यहाँ जो लोगों के जो सुविधाओं के लिए अगर आज हम देखते हैं, चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे भाइयों रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर भाइयों नए एम्स की बात कर लीजिए। इन 10 वर्षों के अंदर देश एक विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। इस गति को हमने बढ़ाना है। ये अपेक्षा हम कांग्रेस से नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में तो भाइयों विकास की गति रुकती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। मोदी जी के शासन के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई तिहाड़ जेल के अंदर जाता है, किसी को ऊपर FIR होती है और कोई जेल से बाहर आता है, कोई जेल में जाने वाला होता है। भाइयों, ये गवर्नमेंट गठबंधन के लोगों का सारा सिनेरियो है, आप लोगों के सामने है। परंतु निर्णय हम सब का है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबना भी है और दबवाना भी है। ये भयानक गर्मी का मौसम है, 25 मई को गर्मी का पीक का मौसम है। आप लोगों से अपील है, इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम घर से निकल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाएं और यहाँ से सबसे बड़े बहुमत के साथ भाइयों रणजीत जी को कमल का फूल दे करके हमने दिल्ली में भेजना है। भाइयों, हम देखते हैं अभी हमारे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी बोल रहे थे। भाइयों, यहाँ से जो आप लोगों ने आदरणीय दादा गौतम को चुना था, वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को जाहिर करता है और बोलता है, ये हम नहीं बोलते, वो बोलता है कलियो जीव गया और किसी को पूछा तक नहीं। भाइयों, ये इस प्रकार की हालत ये सेम कांग्रेस की भी है और ये हालत इन लोगों की भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सबकी चिंता की जाती है, किसी की भी भाइयों अनदेखी नहीं होती। और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद, उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए और ये संकल्प ले कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक एक वोट देने का काम करें और जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत माता के,
वंदे वंदे वंदे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हर व्यक्ति की पहुंच ही उनकी जीत का मूल मंत्र है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे एक अनुरोध पर वो तभी हिसार आ जाते हैं और हरियाणा प्रदेश का एक एक व्यक्ति जब चाहे उनसे मिल सकता है। आपका आज की इस विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। उनके साथ हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, विनोद भ्याणा जी, जनरल डीपी वत्स जी और मंच आसीन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं जो यहाँ उपस्थित बंधुजन है, मातृशक्ति है, हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, हमारे गीतकार बंधु हैं और हमारे अधिकारी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।